लास्ट वीक मैंने लेटर ऑफ क्रेडिट कवर किया था। लेटर ऑफ क्रेडिट का मीनिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रोसेस और लेटर ऑफ क्रेडिट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आज मैं लेटर ऑफ क्रेडिट के टाइप्स बताने जा रही हूँ, और टाइप्स बताने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेटर ऑफ क्रेडिट का फिर से देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट वीक देखा था तो मे बी आप लोगों के दिमाग से निकल गया होगा थोड़ा बहुत। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद टाइप्स पर आते हैं। पहले तो देखते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है। आई थिंक थोड़ा बहुत आप लोग को याद होगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4 पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? बायर, सेलर, बायर का बैंक जिसे हम क्या कहते हैं? इशूइंग बैंक, और दूसरा सेलर का बैंक जिसे हम कहते हैं एडवाइजिंग बैंक या फिर कंफर्मिंग बैंक, है ना। बायर ने क्या किया? सेलर से कुछ सामान खरीदा, उसने कुछ ऑर्डर प्लेस किया और सेलर से कुछ सामान खरीदा, और उसके बदले में क्या करना है? बायर को पेमेंट करनी है। पर ऐसी कंडीशन है कि बायर इज अनेबल टू पे। देखिए लिखा हुआ है बायर इज अनेबल टू पे। उस टाइम पर बायर के पास कैश नहीं है, या उस टाइम पर बायर करेंसी अरेंज नहीं कर सकता इमीडिएटली, या फिर उसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से बायर उस टाइम पर पेमेंट नहीं करना चाहता। जब तक उसे सामान नहीं मिलता है तब तक बायर पेमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया? बायर इज अनेबल टू पे। अब इस कंडीशन में क्या होगा? बायर जब पे करने के लिए रेडी नहीं है, या फिर वो पे करने की कंडीशन में नहीं है, और उसके बाद भी बायर और सेलर को एक दूसरे के साथ डीलिंग करनी है, तो वो क्या करेंगे? वो बैंक को इन्वॉल्व करेंगे। कौन सा बैंक? इशूइंग बैंक और एडवाइजिंग बैंक। और वहाँ से क्या करेंगे? लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराएंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर ऑन टाइम पेमेंट। एक टाइम के बाद पेमेंट करने के लिए वो क्या करेंगे? बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराएंगे। कौन सा बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा? बायर का बैंक करेगा। इसीलिए हम बायर के बैंक को क्या कहते हैं? इशूइंग बैंक कहते हैं। और दूसरा बैंक जो होता है सेलर का, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कंफर्मिंग बैंक या फिर एडवाइजिंग बैंक। ठीक है, नीचे देखिए लिखा हुआ है लेटर ऑफ क्रेडिट। एलसी जो लिखा है वो शॉर्ट में लिखा है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। एलसी मीन्स लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इज रिटन कमिटमेंट टू पे विच इज इशूड बाय द बायर्स बैंक और इम्पोर्टर्स बैंक, जिसे हम क्या कहते हैं? इशूइंग बैंक, है ना। द इशूइंग ऑफ एलसी या लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम बैंक टू द सेलर्स और एक्सपोर्टर्स बैंक। इशूइंग बैंक इशू करेगा लेटर ऑफ क्रेडिट, और किसे दे देगा? एडवाइजिंग बैंक को, कंफर्मिंग बैंक को, या फिर सेलर के बैंक को। सेलर कौन है? सेलर एक्सपोर्टर है। सपोज आप इंडिया में रह रहे हो और आपने किसी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी बाहर के देश के किसी व्यक्ति के साथ डीलिंग की, उस वहाँ से आपको सामान खरीदना है। ठीक है, आप कौन हो? आप बायर हो, और उस अब्रॉड में रहने वाला जो डीलर है वो कौन है? वो सेलर है। तो ऐसी कंडीशन में आप खुद को क्या कहोगे? आप क्या कर रहे हो? आप इम्पोर्ट कर रहे हो ना, सामान आयात कर रहे हो हिंदी में जिसे कहते हैं। तो आप क्या कहलाओगे? आप आयातक कहलाओगे। तो बायर कौन होता है? बायर इम्पोर्टर है, और जो सेलर है वो कौन है? वो एक्सपोर्टर है। ठीक है, तो ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट एक रिटन डॉक्यूमेंट, एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें कमिटमेंट किया जाता है किसका? पेमेंट करने का। क्योंकि ऑन द टाइम जो बायर है वो पेमेंट नहीं कर रहा है, वो या तो अनेबल टू पे है या फिर वो रेडी नहीं है उस टाइम पर पेमेंट करने के लिए, तो इसलिए वो पेमेंट बाद में शेड्यूल कर दी जाती है। और वो ये सारा काम किसके थ्रू होता है? बैंक के थ्रू होता है। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट वीक आपको याद होगा मैंने प्रोसेस लिखवाई थी, तो प्रोसेस मैंने पूरी थियोरेटिकली लिखवाई थी, उसमें स्टेप्स लिखवाए थे, पॉइंट वाइज था। तो मे बी आपको वो देख के अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो आप एक बार इस पिक्चर को देख लेना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ से कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जब आप कोई सामान आपको ख़रीदना है तो बायर और सेलर के बीच में, इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा। तो वो फर्स्ट पे आ गया। दूसरा क्या होगा? जब आपको पता चलेगा कि आप पेमेंट करने की कंडीशन में नहीं हो, या फिर किसी रिस्क फैक्टर की वजह से आप इमीडिएटली पेमेंट नहीं करना चाहते हो, तो क्या करोगे? आप बैंक में जाओगे। कौन से बैंक में जाओगे? इशूइंग बैंक में जाओगे, जो आपका बैंक है, जो बायर का बैंक है। और वहाँ पर आप क्या करोगे? एलसी के लिए अप्लाई करोगे, लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई करोगे। तो ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट। ठीक है,
अच्छा याद रखिएगा, इंपोर्टर मींस बायर है, इस वजह से ये देखिए लिखा है, जो एरो गया है वो इंपोर्टर से इशूइंग बैंक की तरफ गया है, ठीक है, इंपोर्टर मींस बायर। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या हुआ, जो इशूइंग बैंक था उसे एप्लीकेशन मिली और इशूइंग बैंक ने क्या किया, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया। किसे इशू कर दिया, सेलर के बैंक को कर दिया। और सेलर का बैंक क्या कहलाता है, एडवाइजिंग बैंक कहलाता है, एडवाइजिंग बैंक या फिर कंफर्मिंग बैंक। देखिए ये एरो गया है इधर से इधर, ठीक है। अब क्या करेगा, जो इशूइंग बैंक होगा वो सारी चीज़ें वेरीफाई करेगा, जो आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, जो आपके बैंक ने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट भेजा है, उसको क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। और वेरीफाई करने के बाद क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। किसको करेगा, एक्सपोर्टर को फॉरवर्ड कर देगा। ये देखिए फोर्थ पॉइंट है, लिखा है वेरीफाइज द एलसी एंड फॉरवर्ड इट टू द एक्सपोर्टर। क्योंकि वो जो एलसी था वो किसके लिए था, एक्सपोर्टर के लिए ही तो था, पर क्योंकि बैंक से बैंक के बीच में डीलिंग हो रही है, इसलिए आपके बैंक ने उसे इशू करा और किसे फॉरवर्ड कर दिया, जो आपका एक्सपोर्टर था उसके बैंक को फॉरवर्ड कर दिया। और उसके बैंक ने सब कुछ वेरीफाई करने के बाद उस एलसी को क्या किया, एक्सपोर्टर को दे दिया, एक्सपोर्टर को ट्रांसफ़र कर दिया या फॉरवर्ड कर दिया। अब जब एक्सपोर्टर को आपका एलसी मिल गया, लेटर ऑफ क्रेडिट मिल गया, क्योंकि उसे पेमेंट की एश्योरेंस चाहिए होती है ना, अब्रॉड में जो व्यक्ति रह रहा है, अगर आपने उसके साथ डीलिंग की तो जब तक आप कंफर्मेशन नहीं दोगे किसी तरह से पेमेंट का, तो वो सामान नहीं शिप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फोर्थ पॉइंट में जब उसे एलसी मिल गया, तब देखिए फिफ्थ पॉइंट में उसने क्या किया, गुड्स आर शिप्ड, गुड्स को वहाँ से भेज दिया। जो भी आपने सामान मंगवाया था वो एक्सपोर्टर ने क्या किया, वहाँ से पैक करके शिप कर दिया, भिजवा दिया। किसके पास भिजवा दिया, इंपोर्टर के पास भिजवा दिया, बायर के पास भिजवा दिया, आपके पास भिजवा दिया, ठीक है। ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब सिक्स पॉइंट में क्या होगा, सिक्स पॉइंट में एक्सपोर्टर ने जो भी सामान भिजवाया है उससे रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्स क्या करेगा, अपने बैंक को देगा। अपने बैंक को का क्या मतलब हुआ, एडवाइजिंग बैंक को। इशूइंग बैंक तो बायर्स का बैंक है ना, तो जो सेलर का बैंक है वो कौन सा है, वो है एडवाइजिंग बैंक या कंफर्मिंग बैंक। तो यहाँ पर देखिए सिक्स पॉइंट में क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ से किधर से किधर जा रहे हैं, एक्सपोर्टर की तरफ से एक्सपोर्टर के बैंक की तरफ जा रहे हैं। उसने क्या करा, सारे डॉक्यूमेंट्स को बैंक को दे दिया। डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब हुआ, इनवॉइस है ना, इनवॉइस, और जो भी आपने जो सामान भिजवाया है उसमें आपने कितनी क्वांटिटी रखी है, कैसी क्वालिटी रखी है, कितना कितना किस तरह से भेजा है, कितना उसका प्राइस है, पर पीस कितना प्राइस था, टोटल कितना प्राइस है, वो सब डिटेल में लिखकर इनवॉइस में आप देते हो। प्लस उसके साथ ऑर्डर लेटर लगा के कि जब आपको ऑर्डर मिला था तब उसमें उसने क्या क्या मांगा था, जो इंपोर्टर है उसने क्या क्या डिमांड की थी और आपने क्या क्या उसको भेजा है, ये सारे डिटेल डॉक्यूमेंट कहाँ भेजे जाते हैं, एक्सपोर्टर की तरफ से बैंक को भेजे जाते हैं, अपने बैंक। अब बैंक क्या करेगा, इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद फॉरवर्ड कर देगा किसे, इशूइंग बैंक को, ठीक है। एडवाइजिंग बैंक क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को कहाँ भेज देगा, इशूइंग बैंक के पास। इशूइंग बैंक यानी कि बायर्स का बैंक। अब बैंक क्या करेगा, इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीक जब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए थे तो मैंने कहा था कि बैंक सब कुछ वेरीफाई करता है, वो चेक करता है कि जो आपने क्वांटिटी और जो आपने क्वालिटी मांगी है वही आपको दी जा रही है या नहीं। और उसका एक अनदर साइड भी है, इसका एक डिसएडवांटेज भी ये होता है कि जो बैंक वेरीफाई कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, वो ऑन द डॉक्यूमेंट्स कर रहा है, वो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू कर रहा है। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी होती है कि आपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ और दिखाया है और भेजा कुछ और है, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये मैंने डिसएडवांटेज वाले सेक्शन में क्लियर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, बैंक ने डॉक्यूमेंट्स को रिसीव किया, डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करने के बाद उनको वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद किसे भेजा, इंपोर्टर को भेजा, ठीक है। 8th पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इंपोर्टर को भेज दिया, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को कब भेजे जाएंगे, जब इंपोर्टर पेमेंट कर देगा किसे, बैंक को, इशूइंग बैंक को। जब वो पेमेंट करेगा या फिर पेमेंट करने की एश्योरेंस देगा, चेक बना के दे दे, बिल बना के दे दे, मतलब किसी भी तरह से वो इंश्योर कर दे कि वो पेमेंट कर देगा, इतने टाइम के अंदर पेमेंट कर देगा,
इस चीज़ की इंश्योरेंस मिलने के बाद ही जो बैंक होता है वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स को सेंड करता है किसे, इम्पोर्टर को। इम्पोर्टर को सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, इम्पोर्टर बैंक को पेमेंट कर देता है। किसे पेमेंट करता है, इशूइंग बैंक को। इशूइंग बैंक उस पेमेंट को एडवाइजिंग बैंक को फॉरवर्ड करता है और एडवाइजिंग बैंक उसे एक्सपोर्टर को फॉरवर्ड करता है। क्या हुआ इससे, एक्सपोर्टर को अपना पेमेंट मिल गया और इम्पोर्टर को अपना सामान मिल गया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है लेटर ऑफ क्रेडिट का। और ये फायदा होता है लेटर ऑफ क्रेडिट का कि लेटर ऑफ क्रेडिट ने फॉरेन ट्रेड को काफ़ी बढ़ावा दिया है, काफ़ी प्रमोट करता है। क्योंकि जब हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, रिस्क फैक्टर होता है पेमेंट और जो आपका सामान भेजा जा रहा है उसको मिलने का, सामान सही तरीके से भेजा गया है कि नहीं, ये डर रहता है बायर के मन में, और सेलर के मन में ये डर रहता है कि सामान भेजने के बाद हमें पेमेंट मिलेगा कि नहीं, है ना। तो ये जो रिस्क है, ये जो डर होता है, ये ख़त्म हो जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट के आने से। लेटर ऑफ क्रेडिट के यूज़ से इस तरह की जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर प्रमोशन मिलता है आपके इंटरनेशनल ट्रेड को या फिर फॉरेन ट्रेड को। ठीक है, तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट मैंने वापस से ब्रीफ में आपको बता दिया मीनिंग क्या होता है और इसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अब हम आते हैं आज के मेन टॉपिक, जो आज का मेनली हमारा टॉपिक है, दैट इज द टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट के टाइप्स क्या हैं। आपके सिलेबस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। लेटर ऑफ क्रेडिट को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अच्छा, जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो जो क्लासिफिकेशन होता है वो अलग अलग बेसिस पर किया जा सकता है ना। जैसे कि अगर आप बैंक की बात करते हो तो बैंक को कई सारी उसमें बांटा जाता है ना। जैसे पब्लिक, अगर सेक्टर वाइज देखो तो पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अगर उनकी वर्किंग के रूरल अर्बन के हिसाब से देखो तो रूरल बैंक्स और अर्बन बैंक्स हैं, है ना। तो बेसिस अलग अलग हो सकते हैं। तो वैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट का क्लासिफिकेशन भी कई बेसिस पे हो सकता है। अच्छा, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो इसका क्लासिफिकेशन है या टाइप है उसका आता है कॉमर्शियल एलसी, कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इट इज अ स्टैंडर्ड लेटर ऑफ क्रेडिट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट का क्या मतलब हुआ। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में होता है ना। एक डॉक्यूमेंट होता है, एक रिसिप्ट होती है। तो पहली बात तो एक रिसिप्ट होगी, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होगा। और स्टैंडर्ड एलसी, स्टैंडर्ड एलसी का क्या मतलब हुआ, इसमें स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होंगे। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होगा, इसमें स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होंगे। और जो बैंक होगा वो क्या करेगा, बायर के बिहाफ पर सेलर को पेमेंट करने की गारंटी देगा। कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, बैंक गारंटी देता है पेमेंट करने की, किसके बिहाफ पे, बायर के बिहाफ पे, सेलर को, है ना। इट इज अ पीस ऑफ पेपर और इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच द बैंक gives the guarantee to the seller to ensure the payment or to complete the payment on the behalf of the buyer। क्रेता के बिहाफ पर, क्रेता की जिम्मेदारी लेते हुए जो बैंक होता है वो विक्रेता को भुगतान करने का आश्वासन देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्रेडिट। अगर हम लेटर ऑफ क्रेडिट को उसके यूज के बेस पे, यूजर के बेस पर बांटते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट और एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। देखिए क्या लिखा है इसमें, लेटर ऑफ क्रेडिट डिपेंडिंग ऑन हु यूजेस इट। ठीक है, आगे हु यूजेस इट, इसे यूज कौन कर रहा है, इसका उपयोग कौन कर रहा है, उसके बेस पर अगर हम लेटर ऑफ क्रेडिट को डिवाइड करते हैं तो लेटर ऑफ क्रेडिट कितनी तरह का होगा, दो तरह का होगा, एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट और इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इफ इट इज यूज्ड बाय द एक्सपोर्टर ही विल नेम इट टू बी एक्सपोर्टर लेटर ऑफ क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब हुआ, अक्सर
इंपोर्टर यूज क्रेडिट को तो वो क्या एक्सपोर्टेड बन जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर उसी लेटर ऑफ क्रेडिट को जब इंपोर्टर यूज करता है तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या बन जाता है, वो इंपोर्टर लेटर ऑफ क्रेडिट बन जाता है। इससे पहले आपने प्रोसेस जब करा था तो इसमें पता कि जो आपका इंपोर्टर है वो पहले इशू करा रहा है, तो जब इंपोर्टर ने इशू कराया तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या कहलाया, वो कहलाया इंपोर्टर लेटर ऑफ क्रेडिट। और जैसे ही वो लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर होके एक्सपोर्टर के पास चला गया और एक्सपोर्टर उसे यूज कर रहा है तो वो फिर क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक्सपोर्टर लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, एक्सपोर्टर जब उसे बैंक को देगा तो वो एक्सपोर्टर लेटर ऑफ क्रेडिट कहलाएगा, और इंपोर्टर जब उसे बैंक से इशू कराएगा तो वो इंपोर्टर लेटर ऑफ क्रेडिट कहलाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द यूजर, यूजर कौन है इस लेटर ऑफ क्रेडिट का, इसके बेस पर हम जब डिवीजन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उससे इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट एंड अनट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। जब हम नेगोशिएशन के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट को ट्रांसफर करना पॉसिबल है या नहीं है, तो हम किन दो भागों में बांटते हैं, ट्रांसफरेबल और अनट्रांसफरेबल या नॉट ट्रांसफरेबल। ठीक है, एज द नेम सेज इट इज ट्रांसफरेबल टू द नेक्स्ट सप्लायर इन चेन एंड दैट अलाउज द बेनिफिशियरी टू प्रोवाइड इट्स ओन डॉक्यूमेंट्स। बेनिफिशियरी इज ओनली एन इंटरमीडियरी फॉर एक्चुअल सप्लायर। अगर सप्लायर एक से ज़्यादा है, सपोज एक रिटेलर है, दूसरा होलसेलर है, उसके बाद मैन्युफैक्चरर है, आपने ऑर्डर प्लेस करा रिटेलर के पास, रिटेलर ने भेजा होलसेलर के पास, होलसेलर ने भेजा मैन्युफैक्चरर के पास, यहाँ पे कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं, चेन बन रही है। तो जब ये ट्रांसफर होता जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट, इशूइंग बैंक ने दिया रिटेलर को, रिटेलर ने दिया होलसेलर को, होलसेलर ने दिया मैन्युफैक्चरर, तो ये क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है एक व्यक्ति से दूसरे को, दूसरे तीसरे को, तीसरे से चौथे को, है ना। तो इस हाँ हाँ बोलिए बोलिए मैम रिपीट कर दीजिए, फास्ट हो साइन हो नहीं पा रहे हैं, बहुत फास्ट हो रहा है। अच्छा, ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है, जब पहले हमने देखा था लेटर ऑफ क्रेडिट में दो पार्टीज इन्वॉल्व थी, एक था बायर, एक था सेलर। लेकिन अगर लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में कई सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, कई सारी पार्टीज का क्या मतलब हुआ, सपोज सेलर के साइड पर रिटेलर है, होलसेलर है और मैन्युफैक्चरर है, जो हमको सप्लाई कर रहे हैं वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो दो तीन लोग हैं, वो चेन है। और इस केस में जो आपका लेटर ऑफ क्रेडिट है वो ट्रांसफ़र हो रहा है एक से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ। तो अगर उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट में ये फीचर है कि वो ट्रांसफ़र हो सकता है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ माइक बंद कर लीजिए। ओके, सो ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जब आप लेटर ऑफ क्रेडिट को ट्रांसफ़र करते जाते हो, सेलर की साइड पर ट्रांसफ़र होता जाता है, तो क्या कहलाता है, ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। द बेनिफिशियरी इज एन इंटरमीडियरी फॉर द एक्चुअल सप्लायर। जो बेनिफिशियरी होता है वो क्या बन जाता है, इंटरमीडियरी बन जाता है ना, वो उस चेन में कहीं बीच में आ रहा होता है, इंटरमीडियरी का काम करता है। जब हम पहले नॉर्मल हमने प्रोसेस देखा था लेटर ऑफ क्रेडिट का, ये वाला, तो इसमें क्या था, इसमें बायर था, एक सेलर था, कहीं पर कोई इंटरमीडियरी नहीं था, है ना, एक बायर था और एक सेलर था। पर जब यहाँ पे कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, सपोज सेलर कई सारे हैं, ठीक है, या सपोज बायर भी कई सारे हो सकते हैं। सपोज आपको किसी से आपको सामान खरीदना है, आपने किसी को कांटेक्ट किया, ठीक है, और उसने अब्रॉड में कांटेक्ट किया, तो यहाँ पर भी दो पार्टीज, एक से ज़्यादा पार्टीज हो सकती हैं और यहाँ पर भी एक से ज़्यादा पार्टीज हो सकती हैं। तो जब लेटर ऑफ क्रेडिट एक हाथ से दूसरे हाथ में, मतलब एक डीलर से दूसरे डीलर में सब ट्रांसफ़र होता जाता है, तो वो ट्रांसफरेबल कहलाता है। और दूसरा क्या है, अनट्रांसफरेबल। अनट्रांसफरेबल क्या हुआ, द बेनिफिशियरी
is the recipient and cannot further use the letter of credit to pay anyone. In short, he is not allowed to transfer it to the third party. क्या मतलब हुआ इसका? जो अनट्रांसफरेबल लेटर क्रेडिट है उसमें ट्रांसफर होने की का फीचर नहीं होता है, ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होती है, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते. जिसको मिला है, जिस व्यक्ति के हाथ में वो लेटर ऑफ क्रेडिट आया है, बैंक ने जिस व्यक्ति को लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है वही व्यक्ति उसको यूज कर सकता है, वो उसको आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता. सिर्फ इसमें ट्रांसफरेबिलिटी और नॉन ट्रांसफरेबिलिटी का डिफरेंस है और कोई अंतर नहीं है दोनों में. यहाँ पर ट्रांसफरेबल है और यहाँ पे नॉन ट्रांसफरेबल है, सिर्फ यही एक डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है. जो इनके नाम है ना लेटर ऑफ क्रेडिट के, उन्हीं से इनका मीनिंग कहीं ना कहीं एक्सप्लेन हो रहा है. देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट था, तो वही इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब एक्सपोर्टर यूज कर रहा है तो वो एक्सपोर्ट है, जब इम्पोर्टर यूज कर रहा है तो वो इम्पोर्ट एलसी है. वैसे ही ट्रांसफरेबल एलसी ट्रांसफरेबल होता है, उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है. और अनट्रांसफरेबल या नॉट ट्रांसफरेबल क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, निगोशिएशन पॉसिबल नहीं है, है ना, नॉट निगोशिएबल होता है. इसको आप किसी और व्यक्ति को नहीं दे सकते, निगोशिएट नहीं कर सकते. अब हम आते हैं हमारे 5th पॉइंट पे, जो कि है रिवोकेबल. ठीक है, रिवोकेबल एलसी एंड इररिवोकेबल एलसी. रिवोकेबल का मतलब होता है चेंजेबल. देखिए इसमें क्या लिखा है, कैन बी ऑल्टर्ड एट एनी टाइम बाय द इशूइंग बैंक और द बायर without informing the seller, not used frequently, no shield to seller. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि रिवोकेबल एलसी या रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट वो लेटर ऑफ क्रेडिट है जिसमें ऑल्टरेशन पॉसिबल है. ऑल्टरेशन का क्या मतलब हुआ? चेंजेस पॉसिबल है. लेटर ऑफ क्रेडिट में टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती है, मैंने बताया था. उसमें आपकी काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, टाइम मेंशन होता है और भी कई सारी चीज़ें मेंशन होती हैं. तो अगर आपने उसमें चेंजेस करे, किसने करे चेंजेस? अगर उसमें बायर ने चेंजेस करे या फिर बायर के बैंक ने चेंजेस किए. बायर का बैंक बैंक है, याद रखिएगा. अगर उसमें बायर चेंजेस करता है सेलर को इन्फॉर्म किए बिना, तो वो किस तरह का एलसी होता है, वो किस तरह का लेटर ऑफ क्रेडिट होता है? That will be called as revocable letter of credit. यहाँ पे alteration possible होता है. Revocable means alteration possible है, changeable है. ठीक है, ये letter of credit क्या है? changeable है. और कैसे changeable है? Without the consent of the seller. आपको seller की consent लेने की ज़रूरत नहीं है. पहली बात तो जब आप एग्रीमेंट कर रहे हो, जब आप सामान बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो वो एक तरह का एग्रीमेंट है. एग्रीमेंट पे देखा जाए तो दोनों के टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं, दोनों पार्टीज का कंसेंट चाहिए होता है. पर रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट करता है, वो बायर को फेवर करता है, वो बायर की साइड ज़्यादा मतलब उसको प्रॉफिट देता है और उसे ये अधिकार दे देता है कि आप सेलर को बिना बताए, सेलर की कंसेंट लिए बिना, उसकी अनुमति लिए बिना उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो, या फिर आपका बैंक कोई भी चेंजेस कर सकता है. इसके ऑपोजिट क्या है? इररिवोकेबल. इररिवोकेबल का क्या मतलब हुआ? देखिए लिखा है इसमें, विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेलर नो ऑल्टरेशन कैन बी मेड बाय एनीवन. क्या मतलब हुआ? यहाँ पर दोनों पार्टीज को इक्वल वेटेज मिल रहा है. कौन सी दोनों पार्टीज? बायर एंड द सेलर. यहाँ पर बायर को किसी भी तरह का कोई फेवर नहीं दिया जा रहा है. यहाँ पर दोनों पार्टीज इक्वली इम्पॉर्टेंट है, दोनों पार्टीज का इक्वल वेटेज है और इसी वजह से दोनों पार्टीज की कंसेंट इम्पॉर्टेंट है. अगर कोई भी एक पार्टी उसमें चेंजेस करना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसको दूसरी पार्टी का कंसेंट लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो उसमें चेंजेस नहीं कर सकता. ठीक है, रिवोकेबल और इररिवोकेबल कैसे याद रखोगे? रिवोकेबल मीन्स चेंजेबल, इररिवोकेबल मीन्स नॉट चेंजेबल. ठीक है,
चेंजेबल विदाउट कंसेंट, नॉट चेंजेबल विदाउट कंसेंट। ठीक, ट्रांसफरेबल कैसे याद रखोगे? इसका ट्रांसफरेबल का मतलब हुआ निगोशिएबल, अनट्रांसफरेबल मतलब नॉट निगोशिएबल। ठीक, इनको साथ में याद करना तो याद रखना आसान रहेगा। एक अगर आप एक याद कर लेते हो इसका टाइप, तो दूसरा आप अपने आप एक्सप्लेन कर लोगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। स्टैंड बाय एलसी या स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, इट एंश्योर्स द पेमेंट टू सेलर इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपन्स। क्या मतलब हुआ? इस तरह का लेटर ऑफ क्रेडिट वो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जहां पर जो इशूइंग बैंक है वो पेमेंट की गारंटी तो देता है, पेमेंट को इंश्योर तो करता है, पर किस कंडीशन में इंश्योर करता है? इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपन्स, अगर कुछ गलत होता है। क्या मतलब हुआ गलत होने का? गलत होने का मतलब हुआ अगर आपका बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर आपके बायर पे कोई केस चलता है और उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज हो जाती है, अगर आपका जो बायर है, जो बैंक का बायर है, मतलब बायर का जो बैंक है उसके साथ जो पर्सन जुड़ा हुआ है, जो बायर है, उसकी डेथ हो जाती है, तो अगर इस तरह की कोई कुछ गलत हो जाता है, समथिंग रॉन्ग हैपन्स, तो फिर सिर्फ जो बैंक होता है वो ऑब्लिगेशन लेता है पेमेंट करने की, वो गारंटी करता है पेमेंट करने की। देखिए जो ये लास्ट वाला है, इस पेज पे जो ये लास्ट वाला है स्टैंड बाय एलसी, और जो आपका फर्स्ट वाला है कॉमर्शियल एलसी, इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है। दोनों में ही बैंक क्या कर रहा है? बायर के बिहाफ पे सेलर को पेमेंट कर रहा है। और जो फर्स्ट वाला लेटर ऑफ क्रेडिट, यहाँ पे बैंक गारंटी दे देता है, गारंटी दे देता है बायर के बिहाफ पे पेमेंट करने का। और ये जो लास्ट वाला है यहाँ पर क्या करता है? बैंक गारंटी नहीं देता है, यहाँ पर बैंक कहता है कि अगर कोई गलत घटना घट जाएगी, अगर कुछ ऐसा हो जाएगा तभी मैं पेमेंट करूँगा। अगर जो बायर है वो कैपेबल है तो उस कंडीशन में बैंक पेमेंट नहीं करता है। ये एक बहुत मेजर लीगल डिफरेंस है दोनों में। किसमें? कॉमर्शियल एलसी और स्टैंड बाय एलसी। दोनों का जो कंटेंट आप अंदर लिखोगे वो ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में आपको क्या मेंशन करना है? दोनों में आपको यही मेंशन करना है कि बायर के बिहाफ पर इशूइंग बैंक सेलर को पेमेंट करता है, कॉमर्शियल एलसी के केस में भी और स्टैंड बाय एलसी के केस में भी। पर डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? डिफरेंस आता है टर्म्स एंड कंडीशंस में। किसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में? बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस में। पहले वाले में बैंक की जो कंडीशन है वो होती है कि वो गारंटी दे रहा है, वो पेमेंट करेगा ही करेगा, जो बायर है उसके बिहाफ पे पेमेंट करेगा ही करेगा। कुछ गलत होता है तो भी और नहीं होता है तो भी, अगर बायर केपेबल है और वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो भी बैंक पेमेंट देगा। लेकिन लास्ट वाले में बैंक कहता है कि नहीं, अगर बायर केपेबल है और फिर वो पेमेंट नहीं कर रहा है तब उस केस में मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, उस केस में मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। मैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा सिर्फ और सिर्फ जब इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपन्स, अगर इंसॉल्वेंट हो जाए बायर, अगर उसकी डेथ हो जाए, इस तरह का कुछ घटना घट जाए, तभी मैं सिर्फ पेमेंट करूँगा, अदरवाइज मैं पेमेंट नहीं करूँगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। अच्छा, अब हम देखते हैं कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट एंड अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। क्या देखिए लिखा है, व्हेन द एडवाइजिंग बैंक आल्सो गारंटीज द पेमेंट टू द बेनिफिशियरी इट इज कॉल्ड कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। यहाँ पर क्या होता है? आपको एकदम कंफर्मेशन मिल जाती है पेमेंट की। क्यों? क्योंकि पहले तो बायर पेमेंट करेगा ही करेगा, अगर बायर फेल होता है पेमेंट करने से तो फिर इशूइंग बैंक पेमेंट करेगा। लेकिन अगर इशूइंग बैंक भी किसी वजह से पेमेंट आपको नहीं करता तो थर्ड पार्टी कौन है आपको पेमेंट करने के लिए? एडवाइजिंग बैंक। तो यहाँ पर तीन तरफ से आपको कंफर्मेशन मिल रही है ना। आपको 4 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उसमें से 3 पार्टी आपको पेमेंट की कंफर्मेशन दे रही हैं। तो यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट कैसा लेटर ऑफ क्रेडिट होता है? होता है कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। मतलब आपका जो बैंक है, जो सेलर का बैंक है, वो खुद इस बात को मान रहा है, वो खुद इस बात को एडमिट कर रहा है, आपको इंश्योर कर रहा है कि आपको पेमेंट मिलेगी अगर
सेकेंड पार्टी की तरफ से नहीं मिलती तो मैं आपको पेमेंट करूंगा, बैंक आपको पेमेंट करेगा, है ना। तो ये कैसा लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, ये कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट है। एडवाइजिंग बैंक कभी भी पेमेंट करने की गारंटी नहीं लेता है या फिर कमिट नहीं करता है। सिर्फ कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में जो एडवाइजिंग बैंक है वो भी आपका पेमेंट करने की गारंटी ले लेता है, आपको पेमेंट करने की इंश्योरिटी देता है। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट अगर सेलर के नज़रिए से देखा जाए, सेलर के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है उसके लिए, ठीक है। अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट, दिस इज एश्योर्ड ओनली बाय इशूइंग बैंक नॉट इन नीड ऑफ द सेकेंड बैंक। अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, यहाँ पर आपको जो कंफर्मेशन दी जा रही है पेमेंट की वो किसकी तरफ से मिल रही है, सिर्फ इशूइंग बैंक की तरफ से। जो आपने अभी तक जनरल केस पढ़े है ना, पेमेंट का वैसे तो बायर करता है और अगर बायर नहीं करता है तो इशूइंग बैंक उसको कंफर्मेशन देता है पेमेंट की। तो यहाँ पे इशूइंग बैंक पेमेंट कंफर्मेशन दे रहा है और एडवाइजिंग बैंक किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है अपने पर। तो ये कैसा लेटर ऑफ क्रेडिट कहलाता है, ये अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट है। और ये किस बेस पर क्लासिफिकेशन है, ये पेमेंट के बेस पर क्लासिफिकेशन है। अभी तक हमने जो देखे, जो फर्स्ट वाला मतलब इंपोर्टर एक्सपोर्टर वाला, वो क्या था, वो यूजर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो रहा था। ये वाला नेगोशिएशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा था। फिर ये रिवोकेबल इररिवोकेबल क्या था, ये क्लासिफिकेशन आपका ऑल्टरेशन के बेसिस पे हो रहा था, ठीक है, चेंजेस के बेसिस, चेंजेस पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। कंफर्म्ड अनकन्फर्म्ड क्या है, इसमें आपका पेमेंट के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हो रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर जो है हमारा रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या लिखा है, दीज कैन बी यूज्ड फॉर, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ एक्सक्यूज मैम, जी बोलिए। मैम अभी क्लास कितने बजे तक होगी? मैम मैं चांदनी बोल रही हूँ, इंटरप्रेटर। मैम आपकी ड्यूटी लगी है? मैम मैं चांद, जी जी मैं समझ गई, आपकी ड्यूटी लगी है मैम। ओके तो ठीक है, मैं वाइंड अप कर देती हूँ, मैं कल कर लूँगी कंटिन्यू, ठीक है, यहीं से। ओके ओके ओके।